तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिवसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने अपने मूक माटी महाकाव्य में एक पंक्ति लिखी है। गुरुवर की मूक माटी उनके स्वयं के निजी अनुभव का बहुत बड़ा निचोड़ है। गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है, विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। दो चीजें हैं, फिर से बोलता हूं, विचारों के ऐक्य से, मेरे विचार और आपके विचार एक होना चाहिए। आचारों के साम्य से, आचरण भी हमारा और आपका एक होना चाहिए। फिर संप्रेषण में, भावनाओं में निखार आता है, वरना विकार आता है। कैकेयी और भरत के विचार बदले हुए थे। कैकेयी जहां भरत को राजा बनाना चाहती थी, वहीं भरत राम के प्रति आकृष्ट थे। आकर्षण तो कैकेयी का भी राम के प्रति कम नहीं था, लेकिन किसी और के कहने पर कैकेयी के मन के अंदर जो ईर्ष्या डाह उत्पन्न हो गई, ये कैकेयी के जीवन को बदनाम कर गई। कैकेयी और भरत के बीच के संबंध निरंतर खराब हो रहे थे, जैसे आपके और आपके पुत्र के बीच के संबंध निरंतर खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके और आपके पुत्र के बीच का संबंध बहुत अच्छा है। इतना बुरा है महाराज कि 24 घंटे मेंटल टेंशन रहती है कि ये क्या करेगा आगे चल के। इतना लोड रहता है कि हमारी बच्ची है, हमारी ही बात नहीं सुनती। प्रायः करके देखता हूँ, अनुभव अभी भी दिखाई देता है। 16, 17, 15 साल की जो बेटियां हैं, ये घर में रुकना नहीं चाहती। ये एक अलग तरीके की डिमांड करती हैं, हमको हॉस्टल में भेज दो। एक नई डिमांड शुरू हुई है घर के अंदर, हमें हॉस्टल भेज दो, हम हॉस्टल में रह लेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। उसके पीछे के कारण गुरुवर ने मूक माटी में लिखा, विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। भरत कैकेयी को आंखों से देखना पसंद नहीं करता। कैकेयी अपने एक संवाद के कारण एकांत कमरे में बैठ करके एक ही बात सोचती, मैंने इतना कुछ अपने लिए तो नहीं किया, किया तो मैंने अपने पुत्र के लिए था। मेरे मोह ने मेरे पुत्र के लिए जिस व्यवस्थाओं की अपेक्षा करी, उसी मोह ने मेरे को मेरे पुत्र से दूर कर दिया। आपने अपने पुत्र के लिए सबसे दुनिया की अच्छी व्यवस्था करी। बच्चे को 1 नंबर का मोबाइल दिया, इसलिए नहीं कि वो किसी और से प्रेम कर सके, इसलिए कि उसका और मेरा प्रेम बना रहे।
घर के अंदर वाईफाई दिया, अच्छी गाड़ी दी, अच्छा पैसा दिया, बैंक बैलेंस दिया, अच्छे कपड़े दिए, और इन्हीं चीज़ों ने बच्चे को आपसे बहुत दूर कर दिया। आज आप खुद कहते हैं कि महाराज हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल, गाड़ी, पैसा, इन चीज़ों में लगा रहता है। दिया किसने? आपने। क्या सोच के दिया था कि इससे हमारे और हमारे बच्चे के संबंध, मानसिकता ठीक रहेगी। और दी हुई वस्तुएं ही जब विरोध पैदा करने लगे, शब्द कितने कीमती हो जाते हैं मूक माटी के। विचारों का एक होना भी जरूरी है। घर के अंदर रहना है तो घर के अंदर रहने वालों के विचार एक होना चाहिए। अगर विचारों की एकता नहीं होती, आचारों की साम्यता नहीं होती, तो संप्रेषण में कभी निखार नहीं आ पाता। मैं पूछता हूं सभी लोगों से कि आप सभी लोगों को भी मुझे बताइएगा, थोड़ा सा मेरे अनुभव और समृद्ध करिए कि आप लोगों को आपके घर में क्या मिलता है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर से आपको क्या मिलता है और उस घर से आप क्या चाहते हैं। दो चीजें, दो प्रश्न खड़ा करता हूं। घर में अपमान मिलता है, घर में ईर्ष्या मिलती है, घर में ब्लेमफुल लाइफ मिलती है, घर में जाते हैं तो अवसाद मिलता है, क्योंकि दुनिया में किसी और की सामर्थ्य नहीं है तुमको डिप्रेशन में डाल दे। लेकिन भरत ने कैकेयी को डिप्रेशन में डाल दिया। क्या है? तुम चुप रहा करो, कितना बोलती हो, तुम्हारे बोलने से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जब ये शब्द बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं, अरे तुमको कुछ समझ में नहीं आता है तो काहे को बीच में बोलती हो। जब ऐसे शब्द बच्चे माँ से बोलते हैं, पिता से बोलते हैं, माँ पिता शुरुआती दौर में एक आध बार तो सह लेते हैं, धीरे धीरे माता पिता की प्रतिष्ठा उस रूप में होने लगती है। फिर बच्चे माता पिता को बहुत ज्यादा मूल्य नहीं देते। आपके परिवार में आपका मूल्य कैसा है आप खुद देख लीजिएगा। बस खाने को नहीं मिले तो माँ है, बाकी दूसरी बात में माँ कहीं से कहीं तक उपलब्धता की जरूरत ही नहीं है, बाकी चीजें हम खुद कर लेंगे। प्रश्न उठता है, घर में आपको क्या मिलता है और घर में आप क्या चाहते हैं। प्रेम कहां से चाहते हैं? बाहर से? पड़ोसी करेगा? नहीं। चाहते हैं ना कि एक बार पापा हमसे बैठ करके पूछ लें, क्यों बेटा सब ठीक चल रहा है कि नहीं। लेकिन घर के अंदर प्रेम नहीं मिलता, घर के अंदर सम्मान नहीं मिलता। सम्मान घर के अंदर किसको मिलता है? कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा हाथ ऊपर उठा के बताए, महाराज हमारे परिवार में हमको सारे लोग सम्मान देते हैं। सारे लोग? एक आध कोई देता होगा, वो भी इसलिए कि उसको तुमसे कोई काम होगा। पुरुषो जय को भी इह वित्त निमित्तम तो सेव दे रायम, तो सो विदे दी राया विवेह भोगे सुख पादे। एमेव जीव पुरुषो, ग्रंथराज समय सार कह रहा हूं, एमेव जीव पुरुषो सुख निमित्तम सेवदे तो कम रयम, तो सो विकम राया दे दे भोगे विहुब्बे सुख पादो। आचार्य कहते हैं जैसे कोई धनी पुरुष की कोई गरीब व्यक्ति सेवा करता है, तो क्यों सेवा करता है? वित्त निमित्तम तो सेव दे रायम, पैसे के लिए बड़े आदमी की सेवा है। आपको भी पापा जी किस लिए कहा जाता है बताओ? पापा जी, पापा जी प्यार से बोलती हैं, बहुत और प्यार से, पापा जी मैं आपके लिए ऐसा कर दूं। उसके पीछे पापा जी नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसके पीछे पावर ऑफ अटर्नी है। पावर ऑफ अटर्नी का सम्मान है। बाबूजी के हाथ में पूरी संपत्ति है, डीडब्ल्यू हमारे हाथ पे लिखी नहीं गई है, तो पति अपनी पत्नी को ढंग से समझा देता है, थोड़ा ढंग से बोला करो, छोटा भी खड़ा है बीच में, मैं कितना तो कर रही हूँ बाबूजी के लिए, उसके बाद भी अब क्या बताऊं मैं। अब बाबूजी भी बाबूजी इसलिए हैं, वित्त निमित्तम तो सेव दे रायम। घर के अंदर सम्मान नहीं है आपका। घर के अंदर जो आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है ना, उस पावर ऑफ अटर्नी का सम्मान है, ध्यान रखिएगा। जिस दिन वक्त से पहले बच्चे के नाम पे लिख दी, उसी दिन वृद्धाश्रम तैयार मिलेगा
आचार्य जी ने वृद्धाश्रम इसलिए तो बनवाए कि जिन्होंने वक्त से पहले पावर ऑफ अटर्नी पूरी लिख दी, पूरी मत लिखो, आधी तुम खाओ आधी हम खाते हैं, 25% तुम्हारा है 75 हमारा है। जब हम 75 के हो जाएंगे तो 25% हमारा है 75% तुम्हारा है। लेकिन पूरी लिख देने पर बाबूजी बाबूजी नहीं रह जाते। कितना करें हम? क्यों? जब ऐसा महसूस हो जाए कि अब इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर तो लोग अपने पिता को भी छोड़ देते हैं। तय है, विचारों के एक से आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। घर के अंदर आप क्या चाहते हैं और घर के अंदर आपको क्या मिलता है। हर उम्र का व्यक्ति, 15 साल का बच्चा भी, 20 साल की बेटी भी, 25 साल का आदमी भी, 50 साल का, 75 साल का, 65 साल का, कोई भी वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, बस एक चीज जितनी शब्दों में मेरे जी करके देखिएगा, घर के अंदर आप सम्मान चाहते हैं, सम्मान नहीं मिलता। महाराज, छोटे बच्चे को भी यही बात होती है, छोटे से छोटा बच्चा भी घर के अंदर सम्मान चाहता है, जब नहीं मिलता तो टूट जाता है बेचारा। कई बार ये घाव छोटी उम्र में दिल में बहुत गहरे लग जाते हैं। छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे ने प्यार से छोटे हाथ से कहा, पापा हमको वो खिलौना दिला दो ना। दिला देंगे, अभी शांत बैठो। तेज बोला, प्रतिकार कर नहीं पा रहा है लेकिन टूट रहा है। धीरे 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 करके उसको उम्मीद हो जाती है कि पापा तो नहीं दिलाते हैं लेकिन ताऊ दिला देते हैं। फिर वो अपने पापा के गाल में थपकी नहीं लगाता, ताऊ के पास जाकर के बोलता है, मम्मी के पास बोलता है, बड़ी मम्मी से बोलता है, दादी से बोलता है। जहां उसका स्वार्थ सिद्ध होगा वो उस स्थान को पकड़ता है। लेकिन सोचिएगा, कल तक जो व्यक्ति आपसे मांगता था वो अगर किसी और से घर के अंदर कोई डिमांड करने लगे, इसका मतलब है उसने अपने दिमाग में अपने ऑब्जेक्ट को बदल दिया है। ये बदलाव बहुत गहरी चीज होती है। इसको वास्तविकता के साथ समझने की थोड़ी सी भी कोशिश करिएगा कि हम जब छोटे से बच्चे का अपमान कर देते हैं तो बच्चे को भी बहुत बुरा लगता है। ऐसा आपके जीवन में आपने भी कई बार किया होगा। जब आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करते वक्त आपका बच्चा घर के अंदर आया और पूछता है, पापा कहाँ जा रहे हैं। बच्चे घर का माहौल देखते हैं ना, नया वाला जूता निकला हो, नई वाली शर्ट और पैंट बिस्तर पर रखे हों, अटैची नीचे उतार ली गई हो, पानी की बाटल बाहर खड़ी टंगी दिख जाए, तो बच्चे एनवायरनमेंट को देख करके भाव बना लेते हैं। कोई बाहर जा रहा है, फिर मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कौन जा रहा घर के अंदर। उसको तो पता ही नहीं है हुआ है कि नहीं, होता है ऐसा। फिर बच्चा मम्मी से पूछता है, मम्मी कौन जा रहा है। पापा जा रहे, तुम्हारे पापा जा रहे, हम भी जाएंगे। अब जैसे, क्योंकि पापा ऐसी सेफ जोन है, वो हमारा है, हमको उनके साथ जीना है। अब पापा है, मान लो चाचा ज्यादा लाड़ करते हैं तो चाचा के साथ, ताऊ ज्यादा लाड़ करते हैं तो जिससे भी लाड़ बच्चे का होगा, थोड़ा बहुत अगर फैक्शन चलता है तो भले वो ऐसा ना बोले, लेकिन अगर लाड़ मिलता है तो बच्चा बोलता है हम भी जाएंगे। तो मम्मी क्या बोलती है, जाओ पापा से पूछ लो, पापा ले जाए तो चले जाना। ऐसे बोलते हैं ना, टरकाने के लिए बच्चे को। इधर से उधर गया, अब बच्चा पापा के पास जाकर के पापा से कहता है, पापा हम भी चलेंगे आपके साथ। कितनी रिस्पेक्ट है, कितना प्लेजर है वॉइस में, कितनी अपेक्षाएं हैं, कितने धीमे सम्मान के साथ बच्चा आपको बोल रहा है। ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि नहीं? तो आप तो अपने काम को देख रहे होंगे, संवेदनाओं को महसूस कहाँ किया आपने। उस बच्चे को भी अपमान होता है। और फिर आपने धीरे से उससे बोला, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो पीछे पीठ में लग जाएगा, पुच्ची देगा, ले चलो ना हमको भी साथ में। उसको आपके काम से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ ट्रेन में खिड़की के पास बैठ करके चलती ट्रेन का मजा लेना है। बच्चे इसलिए जा रहे हैं कि बच्चों को ट्रेन का मजा लेना है, फ्लाइट का मजा लेना है, सवारी का मजा लेना है, उनको थोड़ा सा स्विमिंग में घूमना है, कुछ मजे लेना है, आनंद लेना है। बच्चे को अपना दिख रहा है, आपको अपना दिख रहा है। आपने बच्चे से कहा, पहले तो कहा नहीं ले जाएंगे, साफ साफ मना कर दिया।
बच्चा थोड़ा सा नाराज हुआ, भुरका, तो आपने कहा चलो अपनी तैयारी कर लो, फिर ले चलेंगे, अभी टाइम है 1 घंटे का। अब आपने 1 घंटे की तैयारी बच्चे को कराई। बच्चा अपना मोजा लेकर के आता है, जूता लाता है, 2 शर्ट रखता है, बैग रखता है, खाना रखता है, 5 रुपए मम्मी से मांगता है, चिप्स का पैकेट लेकर के चला आता है। पूरी तैयारी करके जैसे ही बच्चा अपना पूरा बैग कंप्लीट करता है, उतनी देर में अचानक आप अपना बैग उठा करके धीरे से निकल लेते हैं और ट्रेन में निकल जाते हैं। बच्चे के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। बच्चा आता है, एकदम से अचानक देखता है कि पापा का सूटकेस तो है नहीं, पापा का सूटकेस नहीं है, पापा की बोतल नहीं है। बच्चा रोते रोते दौड़ते दौड़ते स्टेशन तक जाता है, अगर रेलवे स्टेशन पास में है तो, और फिर वहां देखता है कि ट्रेन छूट गई। फिर घर में आके हंगामा करता है, फिर मम्मी समझाती है, फिर रात में बच्चा सो जाता है, लेकिन बच्चे का दिल टूट जाता है। मैं दुनिया भर के लोगों से इस बात को कहता हूं कि जो कमिटमेंट आप अपने बच्चे के साथ पूरा नहीं कर सकते हैं, उस कमिटमेंट को आप अपने बच्चे के साथ मत करिए। छोटा सा बच्चा भी एक बार दिल टूट जाए, छोटा सा पतला सा कांच भी क्यों ना हो, आईना, वो एक बार अगर टूट जाता है तो टूटने के बाद वो आईना धारदार हथियार बन जाता है। लेकिन घर के अंदर छोटा सा बच्चे हो या बड़ा, क्या चाहता है या क्या मिलता है? घर के अंदर क्या चाहता है? सम्मान चाहता है। लेकिन घर के अंदर सम्मान नहीं मिलता। घर के अंदर छोटा सा बच्चा संवेदनाएं चाहता है। संवेदनाएं कैसी चाहता है? देखिएगा, इस दृश्य को अगर जी गए तो हो सकता है हम अपने परिवार को टूटने और फूटने से बचा लें। टूटा हुआ परिवार अलग होता है और फूट वाला परिवार अलग होता है। रिलायंस कंपनी में फूट पड़ी थी, दुनिया ने देखा, एक भाई आज तक उठ नहीं पाया, आज तक, फूट के कारण। टूटने वालों की बात कुछ और ही होती है। तब आप दूसरी चीज देखिएगा कि परिवार आपसे संवेदनाएं चाहता है। एक छोटा सा बच्चा घर से बाहर जा रहा है, कोई जवान बेटी है घर से बाहर जा रही है, वो धीरे से बोलती मम्मी हम जा रहे हैं। तो मम्मी का काम है, हाँ बेटा अच्छे से जाना, देखो संभल क्या जाना है, चिंता नहीं करना, हाँ, ऐसा कह करके एक बार उसके सिर पे हाथ फेर करके आपने उसको जाने दिया। ये हर माँ की पहली ड्यूटी है। हर माँ की पहली ड्यूटी है, जवान होता बच्चा घर से बाहर जाए, उसको संवेदनाओं के साथ बाहर भेजो। प्रतिदिन एक एक दिन की संवेदनाएं बच्चे को आपसे जोड़ देती है। ये संवेदनाएं पिता को भी देनी पड़ती हैं। बच्चे ने कहा हम बाहर जा रहे हैं, हाँ जाओ, अच्छे से जाना है, संभल के, कोई दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखना। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि पिता का मन नहीं होता बाहर भेजने का, एडजस्ट करते हैं पिता, लेकिन उसके बाद भी माँ की तो पूरी जवाबदारी बनती है कि बच्चे को संवेदनाओं के साथ भेजिए। लौट के आया बच्चा 6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, आपका जवान बेटा था, दिन के 8 बजे मान लीजिए दुकान चला गया, 1:30 बजे दुकान से आया, और 1:30 बजे साथ ही मम्मी बस इतना खड़े, आओ बेटा आओ, खाना लगा दो, हमने तुम्हारे लिए थाली लगा दी, कितनी देर से मेहनत करके आ रहा है। छोटा सा शब्द है, छोटा सा शब्द है, पिता भोजन कर रहे हैं, मान लो जवान लड़का दुकान से मेहनत करके आया, आप पिता बोलो सुनो वो बबलू आ गया है, बबलू की थाली लगा दो, थक गया बेचारा, इतना बोलना बस है, और वो भी उसके कान तक एक बार आवाज चली जाए, परिवार में संवेदनाएं मिल जाए, परिवार में आदमी को सम्मान मिल जाए, दोनों चीजें। देखिए शब्द को लिख लीजिएगा, अगर आप याद ना कर पाए मेरा उद्बोधन, तो परिवार में सम्मान मिलना जरूरी है। परिवार में इस तरीके की संवेदनाएं अगर मिल जाएं, एक बार भी, रोज समय मिलता है, आदमी जब कुछ कहता नहीं ना तब भी वो कुछ चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी पति को रोज मनाती है और पति नो रिएक्शन जोन में रहते हैं। पत्नी कहती है प्यार से खाना थाली लगा दें, लगा दो, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, ज्यादा मुंह मत चलाओ। फिर शाम को आकर के उसने एक बार फिर से प्यार से कहा सुनो हम तुम्हारे लिए दूध बना देते हैं, दूध ले लेना, जैसी तुम्हारी मर्जी,
पत्नी 100% दे रही है, पति नो रिएक्शन जोन में है। इसको, इस रिस्पांस के बदले आप नो रिएक्शन जोन में रहते हैं कि रिएक्शन जोन में रहते हैं? आप ये भी देखिए एक बार, क्या रहते हैं। एक है नो रिएक्शन जोन, उसने प्यार से बोला लो हमने तुम्हारे लिए भजिया तल दी, भजिया खा लो, और तुमने क्या बोला, हमें नहीं खाना भजिया। ये क्या है, रिएक्शन जोन में। लेकिन अगर आप नो रिएक्शन जोन में भी रहते हैं तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन अगर आप एक्शन के बदले रिएक्शन करते हैं तो फिर फैक्शन पड़ता है। और वो भी कहाँ करते हैं, पड़ोसी के यहाँ होता तो कोई बात नहीं थी, जिसके साथ जन्मों के मीत हैं, जिनके साथ जिंदगी जीनी है, उनके साथ हम रिएक्शन जोन में आ जाते हैं। घर में क्या चाहते थे, क्या मिलने लगा, फिर घर में रहना नहीं है, फिर रहना पड़ता है बंधुओं। ये जीवन शैली है। आज कैकेयी घर के अंदर रिएक्शन जोन में आ गई थी। उसका मनोबल अपने आप अंदर ही अंदर रोज टूट रहा था। टूटते 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 कैकेयी का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। हमारे घर के अंदर की भी यही कहानी है। हम घर के अंदर सम्मान चाहते थे, घर के अंदर सम्मान नहीं मिला। घर के अंदर हम संवेदना चाहते थे, घर के अंदर शब्दों की संवेदना ना मिली। घर के अंदर ही नहीं मिली शब्दों की संवेदनाएं, हम दे नहीं पाए। इतने इगोइस्टिक हैं आप जैन शासन का भला नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के प्रति भी इतने ज्यादा गद्दार निकले कि अपने परिवार वालों को भी आप संवेदना नहीं दे पाए। कैसा जीवन है, पुरुषों का कैसा जीवन है आप बताओ। क्यों हम किसी के बारे में अच्छा बोल देंगे। लड़का है आपका, 8 बजे सुबह घर से निकला था, 12 बजे आया है, थक गया है, मेहनत कर रहा है, जवान है, रोज मजबूत होता जा रहा है। वो पिता का 2 शब्द सुनना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पिता मेरे बारे में 2 शब्द अच्छा बोले। इतना ही तो बोलना था घर के अंदर, सुनो बबलू आ गया, बबलू की थाली लगा दो, थक गया है वो बेचारा। इतना बोल करके उतने में बच्चा क्या बोलेगा। ध्यान रखिएगा एक बात, 16 साल से 14 साल से लेकर के 35 साल तक का लड़का कभी थकता नहीं है। और हम तो लाइफ टाइम अचीव अवार्ड लेकर के आए हैं। जब तक मरेंगे नहीं तब तक थकेंगे नहीं। क्यों महाराज जी, आपकी बॉडी में फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ता है, लेकिन हमको हमारे पिता ने बहुत दिया है। उन्होंने इतना सम्मान दिया है, उन्होंने इतनी संवेदनाएं दी है कि आज उनके नहीं देने पर भी उनकी संवेदनाएं हमारे दिमाग में 24 घंटे काम करती हैं। एक अच्छे पिता से संवेदनाएं बस मिल जाएं। देखो मुझे ध्यान है, मैं गुरुदेव के पास जाता था, मैं एक संस्मरण मुझे हमेशा याद आता है कि निष्काम सागर जी महाराज हैं एक संघ में, और 1-2 साधु और खजुराहो में ऊपर वैयावृत्ति कर रहे थे। और मैं थोड़ा लेट आया तो मैं कमरे में आया, कमरे में आकर के बैठा। मैंने कहा गुरु जी के पास कौन है? बोले वैयावृत्ति चल रही है। तो मैंने कहा मैं भी करके आता हूँ। गर्मी के समय था, गीले हाथ थे, ठंडे थे, तो मैं दूसरी वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ा तो गुरुदेव ने मुझे सामने से देख लिया। सामने से देख करके गुरुदेव कहते हैं ए जल्दी समेटो, वो आ गया। आचार्य बोलते हैं जल्दी समेटो, जल्दी पहुंचो, वो आ गया सामने, वो नहीं मानेगा, कायमे नहीं मानेगा। बोले वो आ गया है तो वैयावृत्ति करके जाएगा, वो नहीं मानेगा। जब ये शब्द गुरुवर ने कहे, मैंने तो सुने नहीं ये शब्द, कहने वाले साधु तो बगल में थे। फिर जब मैं पास में आ गया, मुझे तो पता नहीं कि गुरुजी ने क्या बोला है। फिर मैंने कहा अच्छा जी थोड़ा सा लेट हो गया, सिर्फ छूने मिल जाए, मैं सब करा चुका हूँ, अब मैं हाथ नहीं लगा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहुँच देता हूँ। तो मैंने पहुँचते 2-5 मिनट गुरुजी को दबा दिया। तो गुरुजी बोलते हैं देखो मैंने बोला था ना ये नहीं मानेगा, ये नैपकिन लेकर के भी पहुँचने के बहाने भी ये दबा रहा है। जब बाद में महाराजों से मेरी बात हुई तो महाराज जी लोगों ने बोला वैयावृत्ति आचार्य की आधा घंटा हो गई थी, आपको सामने से आते देख करके आचार्य बोलते हैं ये आ गया है, ये नहीं मानेगा। ये शब्द ने मन के अंदर सम्मान बढ़ाया कि नहीं, कि मेरे गुरु को विश्वास है कि ये मुझे देखेगा तो मेरी वैयावृत्ति करेगा। ऐसा ही आपका, आपके प्रभु का विश्वास होना चाहिए कि ये आप जब मंदिर जाते हैं तो भगवान को आप देखें तो भगवान बोलें
कि देखो मेरा पक्का भक्त आ गया है, अब ये नहीं मानेगा, अब ये मंदिर बना के रहेगा, अब ये साधुओं को संभाल के रहेगा, अब ये शास्त्र का स्वाध्याय करके रहेगा। ऐसा कोई विश्वास भगवान का आपके प्रति है भी कि नहीं? कि भगवान बोलेगा अरे बिनम सागर को बुलाओ भैया, जे लोग हमारी नहीं सुने, बिनम सागर की सुनेंगे, बिनम सागर बोलेगा तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं। आपका आपके भगवान के बीच का श्रद्धा का ऐसा श्रद्धेय का ऐसा खेल होना चाहिए कि भगवान को आप देखें और भगवान के मंदिर से आवाज आए, ये आ गया हमारा पक्का वाला भक्त, अब ये नहीं मानेगा, अब ये इसको ठीक करके रहेगा। तब समझना कि तुम्हारी बड़े आदमियों से संबंध बहुत शानदार बने हैं। अभी तो सिर्फ दिखावे के संबंध हैं। सामाजिक एकता का संगठन का सूत्र है, क्या सूत्र है सामाजिक संगठन का? साधु जीवन नहीं, स्वादु जीवन। सामाजिक संगठन का सूत्र क्या है? साधु जीवन नहीं है, स्वादु भोजन है। दुनिया भर में किसी को भी अपना प्रोग्राम सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज कराना हो, बस एक व्यवस्था बनाओ, कैटरिंग वाले का नाम बता दो बस। बोले विनम्र सागर जी महाराज जी के महोत्सव में कैटरिंग वाला अगर ये है, फलाने चंद है, फिर क्या करना है? जैन साहब की कचौड़ी फुल्की की फ्री व्यवस्था है। फिर आप देखिए धर्मेंद्र भैया की कचौड़ी खाने पूरी दुनिया का आदमी खड़ा मिलेगा। बोले 25 रुपये की कचौड़ी फ्री में मिल रही, चलो महाराज के प्रवचन सुने नहीं सुने, कचौड़ी तो मिल ही रही है। तो क्या है ये चीज? चीज क्या है कि सामाजिक संगठन का सूत्र आपने साधु जीवन से हट करके स्वादु भोजन पर ला करके खड़ा कर दिया। यह भी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती रही है कि हम भोजन की व्यवस्था सुनने के बाद घर से बाहर निकलते हैं, जबकि हमको साधु को देख करके घर से बाहर निकलना चाहिए। गुरुवर ने एक बार बहुत मीठे शब्द कहे। गुरुवर ने कहा हम लोगों से, जो कमल होता है ना विनम्र, सुन रहे हो कि नहीं? हमने कहा गुरुदेव, जो कमल होता है वो प्रकाश से नहीं खिलता। सुनो, जो कमल होता है वो प्रकाश से नहीं खिलता, सूर्य के प्रकाश से खिलता है। फिर हमने कहा गुरुदेव, बोले हाँ ऐसे ही तुम लोग सबके प्रवचनों से नहीं खिलते, तुमको भी सूर्य के प्रवचन चाहिए, तब तुम लोगों को खिलापन मुंह में दिखाई देता है। साधु तो आते हैं, प्रकाश देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन तुमको खिलाने की ताकत प्रकाश में नहीं, सूर्य के प्रकाश में है। सूर्य का प्रकाश मतलब जो बिल्कुल सटीक और सही बात आपके सामने बीच में धरे, उसी से तो अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का खिलाव सामने दिखाई देता है। घर के अंदर कैकेयी को सम्मान संवेदनाएं, दो चीजें मिलना बंद हो गई। आपको भी घर के अंदर बिना किसी गलती के सम्मान और संवेदनाएं मिलना बंद हो गई, क्योंकि मैंने पहले ही पूछा घर के अंदर क्या चाहते हो और घर के अंदर क्या मिलता है। चाहते हैं कुछ और मिलता है कुछ और। इसमें घायल आप भी हैं कि नहीं? आप लोग नहीं हैं, आप लोग तो शरीफ होंगे, आप लोग तो पुण्यात्मा बहुत है। चक्रवर्ती के बाद सबसे ज्यादा तेज पुण्य तुम्हारा ही है कि घर के अंदर तुमको चांदी की थाली में भोजन करा देते हैं। ऐसा है क्या? जैसा मैं बोलता हूं हर परिवार की बस वही स्थिति है। कहानी घर घर की हमारे मुख से सुनोगे तो दंग रह जाओगे। घर के अंदर चाहते थे सम्मान, वो नहीं मिला, संवेदनाएं वो नहीं मिली। घर के अंदर प्रेम चाहते थे, सोचते थे कि घर वाले ही मुस्कुरा करके संवाद कर लेंगे, लेकिन घर में ना प्रेम मिला, ना सम्मान, ना संवेदनाएं, ना स्पर्श मिला। 22 साल का लड़का है, उसके पिता से पूछना चाहते हैं कि पिछली बार अपने बच्चे को गले कब लगाया था, बता दो पिछली बार। और उस लड़के से भी कहना चाहते हैं कि अंतिम बार, पिछली बार तुमने अपने पिता के पैर कब छुए थे, कब पैर में घी तेल लगा करके कहा था कि पापा आपके पैर बहुत फट गए हैं, मैं ठीक करूंगा। अपने पापा की पैर में तुम बीमारी देखते हो, रोज देखते हो कि तुम्हारे पिता के पैर बिल्कुल सड़े से दिख रहे हैं, बड़े बड़े घाव हो गए हैं।
तुम खुद जाते हो स्पा सेंटर में अपने फेस का मसाज कराने। हर जवान लड़के का कर्तव्य है कि अपने बाप के पैर की बेमाई देखे और देख करके बाजार जाए, सामान खरीद करके लाए, पापा के सामने रात के समय घर में आकर के बोले, पापा ये बेमाई है, ये बहुत दर्द होती होगी आपको, मैं इसको ठीक करता हूँ। बढ़िया प्रॉपर उसको फुलाओ, उसको ठीक करो, उसमें थोड़ा सा घी तेल लगाओ, उसको थोड़ा घिसो, तैयार करो, पापा की भैया बत्ती करो। ये प्रेम घर के अंदर आदमी चाहता है। पिता व्यस्त है अपनी जवाबदारियों में और पुत्र व्यस्त है अपनी दुकानदारियों में। वो पिता जवाबदारी में व्यस्त है, दुकान चलाता है। पुत्र व्यस्त है, 22 साल का, 20 साल का, 18 साल की बेटी बेटा, कभी देखो तुम्हारे पापा के चड्डी बनियान कितने फट गए, कभी देखो तुम्हारे पापा का पैर कितना फट गया, तुम्हारे पापा की शर्ट फट गई, इसकी चिंता तुमने कभी नहीं करी। अरे पापा है यार, उन्हें जीवन दो। क्यों? घर में सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, संवेदनाएं नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ नहीं, ना देना है ना लेना है। फिर घर घर ना हुआ, जेल हो गई। जेल में सब रहते हैं, सब एक जैसा भोजन करते हैं, सब अगल बगल सोते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सबको सिर्फ अपनी अपनी चिंता होती है। मेरी पेशी लगे मैं बाहर निकलूं, मेरी पेशी लगे मैं बाहर निकलूं। इस तरीके का माहौल अगर उस परिवार में बन गया तो परिवार परिवार रह कहाँ जाता है, पिंजड़ा बन जाता है बंधुओं। हर आत्मा फड़फड़ाती है बाहर निकलने के लिए, बाहर निकल नहीं पाती है तो अपने घर का दरवाजा मजबूती से बंद करती है। सुबह 10 से पहले नहीं खोलते कमरे, लोग 9 से पहले नहीं खोलते। आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है। मूक माटी कभी पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य की किरणें प्राची से फूट रही हैं। इस वक्त जो सो रहा है, धीरे 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 उसकी किस्मत भी फूट रही है। बच्चे को कभी बोलना, बेटा सूर्य का उदय प्राची में हो रहा है, किरणें फूट रही हैं, तुम सो रहे हो, तुम्हारी किस्मत भी धीरे धीरे फूट रही है। ये रघुकुल की वो रामायण है, ये रघुकुल का वो संवाद है कि जो इतना दर्दात्मक जीवन था, बाहर का वैभव रामचंद्र जी का कुछ भी रहा हो, लेकिन घर के अंदर की रामायण इतनी खतरनाक और दर्द भरी थी कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। परिवार में संवेदनाएं चली जाएं, प्रेम चला जाए, स्पर्श चला जाए, सम्मान चला जाए, बदले में परिवार में गुस्सा मिले, ईर्ष्या मिले, अपमान मिले, डाह मिले, चिंता मिले और एक भयाक्रांत अवस्था बन जाए। पता नहीं कौन कितना दबा रहा है, ऐसा भी घर के अंदर होता है। 3 संतानों में एक आध में भी थोड़ा भी फ्रैक्शन पड़ गया और एक बार शंका का कीड़ा परिवार में घर कर गया, फिर 4 घंटे दुकान में छोड़ा, दुकान में बढ़ी नहीं रही। लोग आके हमसे कहते हैं, महाराज इतनी मेहनत करते हैं, घर में पैसा दिखाई नहीं देता। घर में पैसा क्यों दिखाई नहीं देता? मैं लोगों से कहता हूँ, हमने हमेशा एक ही बात कही है कि अगर आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है, परस्त्री गमन नहीं है, शिकार नहीं है, चोरी नहीं है, जुआ नहीं है, दारू पीना नहीं है, वैश्यागमन नहीं है, तो आपके घर का एक भी पैसा बर्बाद नहीं हो सकता, एक भी पैसा। घर के अंदर एक कीड़ा भी लगा हो, पिता को, पुत्र को, माँ को, किसी को भी चोरी करने का, शिकार करने का, वैश्यागमन करने का, मैरिटल अफेयर में पड़े हों, लड़की किसी लड़के के पीछे या लड़का किसी लड़की के पीछे भाग रहा हो, ये सब समाधान समदत्ती जो क्रियाएं हैं, इनमें अगर परिवार का एक व्यक्ति भी लगा है तो परिवार में कभी पैसा दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिएगा। 1000 मेहनत कर लीजिए घर के अंदर, आप बोलते हैं महाराज इतनी मेहनत करते हैं, सब मिलके करते हैं, तरक्की नहीं होती, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। कहीं नहीं जाता, धीरे से पैसा उठता है, गल्ले से, दुकान से, कहीं से। किसी एक आदमी का व्यसन पूरा पैसा घुमा करके बर्बाद कर देता है। चुपचाप जाएगा वो, 2000 का जुआ खेल करके वापिस आ गया, दूसरे दिन कसम खा ली आज के बाद न खेलेंगे। 8 घंटे कसम संभाल नहीं पाए,
फिर दोबारा जा करके शाम को बैठ गए, अरे यार कल 1500 हार गए थे, अरे किस्मत रोज थोड़ी खराब रहता है, लगा फिर से एक दांव। जुआरी के दांव में जो युधिष्ठिर फंस गए बंधुओं, जो धर्मराज कहलाते थे। तुम लोग क्या बचोगे, खाक। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल करके, इतिहास का काला पन्ना है कि धर्मराज युधिष्ठिर जुआ के चक्कर में बर्बाद हो गए। पूरी की पूरी अपनी महाभारत की कहानी लिखने का श्रेय युद्ध को गया, द्रौपदी को गया, युधिष्ठिर के पत्ते को गया। जब घर का बड़ा पत्ता आदमी पत्ता खेलता हो, हमने देखे हैं संपन्न परिवारों में, बड़े घरानों से संबंध है, सेठ साहब शाम को 7 बजे रमी खेलवे के लाने निकले, अब रात में 10:30 बजे रमी खेल करके आ रहे। क्या बाबूजी वैसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन बाबूजी के बस एक है शौक है, रमी खेलने का। बेटा एक पान का गुटका फंसाया, चमचमाता चेहरा, उसमें राजू 20,000 निकाल दो, 20,000 दे दिए, बैग में दबाए लेके निकल लिए। अब चले रात भर, घर का बड़ा आदमी ये काम कर रहा है, पैसा कहाँ बचेगा। अब जाएंगे, बड़े बड़ों से संबंध है। बड़े संबंध क्यों है, इस सोच में कि कभी मुसीबत आएगी तो बड़े काम आएंगे। बोले बड़े काम कभी नहीं आएंगे, बड़े सिर्फ मुसीबत पैदा करने के लिए होते हैं। काय के लिए होते हैं बोलो। इस तरीके के दोस्ताना में बड़े संबंध सिर्फ मुसीबत पैदा करते हैं। तुम किसी विधायक से अच्छी दोस्ती कर लो और सोचो कि विधायक कभी काम आएगा, और एक आध दिन जाकर के अपने मंदिर में दान दे दो। जैसे तुम दान दोगे, महाराज 51 लाख रुपए का दान हमने किया, विधायक हमारे दोस्त हैं, विधायक धीरे से तुम्हारे घर में खबर पहुंचाएगा, सुनो यार 10 टन तेल की टंकी बेच देना एक। क्यों? अरे भाई जब तुम 51 लाख रुपए वहां दे सकते हो तो यहां नहीं दे सकते क्या? क्यों? क्या बात, क्या कह रहे हैं? अब बड़े आदमी से दोस्ती 10 टन को तेल खा गई, बड़े आदमी की दोस्ती घर को पैसा खा गई। बड़े आदमी की दोस्ती में कभी छोटे का भला नहीं होता, हमेशा बड़े का भला होता है। कैसे महाराज? घर में एक संस्मरण मुझे पिताजी का जरूर याद आता है। मैं लोगों से कहता हूं कि पापा कहते थे बेटा पैसा पैसे को खींचता है। हमने कहा पैसा पैसे को कैसे खींचता है? बोले नहीं, पैसे की आदत है, पैसा पैसे को खींचता है। तो घर के अंदर शनिवार के दिन 7 दिन का जितना भी डिपॉजिट कैश जमा होता है, तो घर की आदत रहती है डबल बेड का एक चद्दर खोल देते हैं, उसमें पूरा पैकेट निकाल करके उड़ेल करके रख देते हैं। अभी तो खैर छोटे मोटे धंधे होते हैं, जिनके छोटे धंधे होते हैं वे बेचारे दुकान में बैठे बैठे गिन लेते हैं। जिनके यहाँ बल्क में काम होता है फुटकर का, उनके यहाँ गड्डी बनाने की फुर्सत नहीं रहती, वे उठाते हैं ठूसते चले जाते हैं। बोले रात को देखेंगे, रात को 9:30 बजे घर के अंदर जो है, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, डबल बेड का बिस्तर बिछाया सोने के लिए, पापा ने ला करके अलमारी से पूरा कैश निकाल करके रख दिया। अब पापा कहते थे बार बार पैसा पैसे को खींचता है। अब हमने अपनी जेब से 10 का नोट निकाला, ढेर लगा था सामने इतना बड़ा। पापा की बात पे श्रद्धांत था मुझे, पैसा पैसे को खींचता है। मैंने 10 का नोट निकाला, ऐसा किया, बच्चे थे हम सोच रहे थे शायद एक आध कोई 10 का नोट उड़ करके यहाँ आ जाएगा, नहीं आया, आया ही नहीं। फिर हमने पूरब की जगह पश्चिम में गए, पश्चिम में जाकर के हमने 10 के नोट को नीचे रख करके पत्थर से रख दिया, लेकिन ढेर में से एक भी नोट निकल करके सामने नहीं आया। फिर हम उस पैसे को लेकर के थोड़ा और पास गए, हमने पास जाकर के देखा, हमने कहा हो सकता है इतनी पास से वो पैसा इधर आएगा, वो पैसा उधर भी नहीं आया। और पास गए, पापा की बात थी, बच्चे थे, अबोध थे, आज भी वो दृश्य याद है। हम पापा से कह रहे पापा आप कहते हो पैसा पैसे को खींचता है, खींच ही नहीं रहा है। तो पापा मुस्कुरा रहे थे, बोले थे खींचेगा खींचेगा, पक्का खींचेगा। वो दूध पी रहे थे, दूध पीते पीते रात में बोलते हैं खींचेगा, मेहनत करो। अब हम लगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पापा देख रहे कि लड़का लगा है 10 रुपए के नोट से, गड्डी में से ढेर लगा था खूब बड़ा, उसमें से एक आध नोट खींच करके आए
तो इधर का इधर हो जाए। हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रयोग किया, पैसा हाथ में नहीं खींचा। हमने कहा थोड़ा पास जाके देखते हैं, पास से खींचेगा, नहीं खींचा। और पास के देखते हैं, नहीं खींचा। फिर पास में जा करके मैंने 100 के नोट के ऊपर 10 का नोट रख दिया, उसके बाद भी 100 का नोट नहीं खींचा। फिर मैंने पापा से कहा, हमने कहा पापा झूठ बोलते हो, तुम कहते थे पैसे से पैसा, पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन एक भी रुपया वहां से खींच करके हमारे पास तक नहीं आया। फिर पापा समझाते हैं, देखो बेटा, पिता कभी गलत नहीं बोलते, पैसा पैसे को खींचता है। इतना बड़ा ढेर था, इस ढेर को कैसे पता चला कि तुम्हारी जेब में 10 रुपया है? समझ रहे? इतने बड़े ढेर को तुम्हारे जेब का 10 रुपया कैसे पता चला? फिर तुम पहले उतनी दूर कुर्सी के पास बैठे थे, फिर वो पैसे ने पैसे को खींचना शुरू किया, तो पैसे ने अपना रोटेशन बनाया। पहले तुमको पूरब में लेके गया, फिर पश्चिम में लेके, उत्तर में, दक्षिण में, पैसे ने तुमको पहले सेट किया। फिर तुम धीरे धीरे पैसे के साथ तुम भी खींचे, और पास और पास और पास और पास, आखिर तुम्हारे जेब का 10 का नोट इस ढेर के ऊपर आकर के रख गया कि नहीं? इसको कहते हैं पैसा पैसे को खींचता। हमने जब ये मास्टर रूल सीखा तो हमने कहा क्या गजब का है। पहले तो विजन कुछ और था, पहले विजन क्या था? उधर का खींच के इधर आएगा। बाद में पता चला कि बड़े आदमी के साथ दोस्ती करने पर अपनी जेब का निकल के उसके घर में जाता है भैया। क्या उसकी जेब का निकल करके अपने घर में? ध्यान रखियो, हमेशा तुमने बड़े आदमी से दोस्ती करी है, हम बड़े आदमी के आसामी की औलाद हैं। अब क्या होगा? उधर से निकल करके इधर आएगा, और फिर मैं बोलूंगा पैसा पैसे को खींचता है, तुम भी कहोगे पैसा पैसे को खींचता है महाराज, लेकिन हमारी जेब तो खाली हो गई। हमने कहा, हमने कब कहा था कि तुम्हारी जेब का पैसा खींचेगा हमारे जेब के पैसे को? हमारी जेब का पैसा जो ज्ञान का धन है, दर्शन का धन है, चारित्र का धन है, ये धन खींचता है उधर से और इधर ला करके खड़ा कर देता है। बस इतना ध्यान रखना, जब तुम्हारी जेब का पैसा तुम्हारे बच्चे की जेब में जाता है तो उसमें बर्बादी के रास्ते शुरू होते हैं, और तुम्हारे घर से पैसा निकल करके जब मेरे चरणों में चढ़ता है तब उसमें से संस्कृति के उत्थान की कहानियां लिखी जाती हैं। अब आप बोलो कि हम बड़े आदमी से संबंध बना ले, विधायक से संबंध बना के देखना और हमसे संबंध बना के देखना, बहुत फर्क है। तुम हमको दान दोगे, वो फालतू में 10 टंकी एक तेल की टंकी मांग लेगा, टैंकर भेज देना है, क्या है वो? एक भंडारा है यार, तुम्हारी तरफ से तेल हो जाएगा। और वो एक और जैन साहब है ना, उनकी तरफ से आधा ट्रक हमने उनको 407 भर के गेहूं बोल दिया है। तो बड़े बड़े जो MLAs होते हैं, इनका जेब का कुछ नहीं लगता, ये अपने पावर का रौब दिखा दिखा करके इधर से माल मशक लेते हैं। और अपन क्या सोचते हैं? अरे यार हमारे विधायक से संबंध है, फोटो है हमारे बगल में, आज नहीं तो कल काम आएगा। और जब काम की बात आएगी तब क्या बोलेगा वो विधायक जी? धीरे से बोलेंगे, हाँ मैं देख लेता हूँ, तुम चिंता। अरे तुम तो मेरे भाई हो, एक गला मिलने के चक्कर में 10 तेल की टंकी दी तुमने। भाई हो और काम कुछ हुआ नहीं, ठन ठन गोपाल। ऐसी दोस्ती किस काम की? किस काम की? किसी काम की है? नहीं है। इससे अच्छा है हमारे मित्र बनो, हमसे संबंध बनाओ, तुमको आचार्य भगवंत के साथ तीर्थंकर परमेष्ठी तक से जोड़ने का साहस रखते हैं। और इंदौर में ऐसी हमारी बहुत दोस्ती बनी, ऐसे ऐसे लोग निखर करके सामने आए जिन्होंने अपने पुत्र को भले न दिया हो, लेकिन मुझे पुत्र समझ करके, भाई समझ करके, पिता समझ करके, बंधु समझ करके बेहिसाब अपनी तिजोरी के रास्ते खोले, और सारे के सारे खुले हुए रास्ते से एक जगह केंद्रित हुए जिसका नाम दयोदय, वहां पर प्रतिभा स्थली बनी हुई है रेवती रेंज में, सर्वतोभद्र जिनालय के निर्माण में। चारों तरफ से जब धनराशियां आई, मैं भी निहाल हो गया और हमसे संबंध बनाने वाले भी निहाल हो गए, दोनों निहाल हो गए। विचारों के एक से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। आपका आपके पुत्र के साथ विचारों का एक नहीं है,
आपका आपके पुत्र के साथ आचारों का साम्य नहीं है। कैकेयी का भरत के साथ विचारों का एक था ही नहीं। कैकेयी अपना अपना सोचती रही और भरत अपने रामचंद्र जी का सोचता रहा। विचारों में फैक्शन पड़ने पर उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगा। आपने गाड़ियां चलाई होंगी ऑटो सिस्टम की, ऑटो मोड में डाल दो गाड़ी, झटका भी लग जाए तो गाड़ी संभाल लेती है, होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? ऐसे ही बॉडी का भी एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। जो बायोलॉजिकल साइंस को जानते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, ये सब इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं। हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं कि बॉडी का एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, जब आप किसी से प्रसन्नता के साथ बात करते हैं, तो सिर्फ आपके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आती, अंदर की जितनी भी सेल्स होती हैं, आते होती हैं, ब्लड रिएक्शंस होते हैं, आंखें होती हैं, ज्योति होती हैं, जीवनी शक्ति होती हैं, मन बल होता है, वचन बल, प्राण बल, काय बल, इंद्रियां, ये सब उत्साहित होकर के थिरकने लगती हैं। क्यों थिरक रही हैं? क्योंकि हम आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हम आपसे अच्छे से संवाद कर रहे हैं। कोई हमसे अच्छे से संवाद करता है तो भी हमारे अंदर ये सेल्स में एक गेम होता है। डांसिंग गेम सिर्फ कमर लटकाने मचकाने से नहीं होता, ध्यान रखिएगा। डांसिंग की जो क्लास है वो आपके शब्दों के माध्यम से पूरे शरीर थिरकता है। शरीर थिरकता है तो पानी घी का काम करता है। क्या करता है? पानी पीते हैं, पानी लगता है जैसे घी में चमचमा रहे हैं। तो जब आदमी के अंदर हार्दिक प्रसन्नता होती है और कोई बहुत दिन बाद आपको देखे तो बोले, काय तुम बहुत फैल गए, बहुत मस्त दिख रहा तुम, काय? तो हमने कहा भैया हम मस्त नहीं दिख रहे हैं, हमको पानी घी का काम कर रहा है। क्यों? अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, कोई अवसाद की बात नहीं करता, कोई कसाई की बात नहीं करता, ईर्ष्या डाग की बात नहीं करता, अपमान की बात नहीं करता, गुस्से की बात नहीं करता, सम्मान अच्छा मिलता है, पानी घी का काम कर रहा है, गाल बिल्कुल टमाटर के जैसे हो गए। और उसके बाद नहीं तो फिर टमाटर खिलाओ, सेठ जी को प्रोटीन खिलाओ, गाल पिचकत जा रहे। काय भैया तुम्हारे गाल में ऐसा काय होगा? अब क्या बताएं काय ऐसा होगा कि घर के अंदर अपमान इतना मिलता है, घर के अंदर ईर्ष्या है, डाह है। तो जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, जब घर के अंदर अपमान मिलता है, निंदा मिलती है, क्रोध मिलता है, डाह मिलती है, क्रोध की भावनाएं भड़कती हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के परिणाम होते हैं, लेशाएं बिगड़ जाती हैं। कई बार घर के अंदर कुछ भी वायलेंस वाली बातें नहीं होती, लेकिन मन मुटाव चलता रहता है। तो उस मन मुटाव से सामने वाले के ऑटो इम्यून सिस्टम में फर्क पड़ता है। जैसे ही फर्क पड़ता है, धीरे से उसका घर में जाते ही साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। बाहर थे तब तक तो ठीक थे, घर में जाते ही साथ पसीना आने लगा, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बाबूजी को पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, पित्त की शिकायत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, फिर बेचैनी हो गई, फिर जलन होने लगी, पीठ में दर्द हो गया, घुटना दर्द कर रहा है, आंखों में तड़पन हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, कितनी सारी दिक्कतें हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या दिक्कत पैदा करी कि कुछ बात ऐसी है, खाना तो पच रहा है लेकिन घर के अंदर की बात घर वालों को नहीं पच रही, तो घर के अंदर से बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन जब आप संवेदनाएं देते हैं, प्रेम देते हैं, जब आप सामने वाले को अच्छा स्पर्श देते हैं, एक बार अपने बच्चे को छाती से लगा करके पीठ को थोड़ा सा ऐसा सहलाओ, सहला करके महसूस करो तुम्हें कैसा लगता है। ये मंदिर आकर के 1 घंटा भगवान को जितना सहलाते हो ना, इसमें से 15 मिनट भी अगर बच्चे को सहला लिया घर के अंदर, जवान बच्चे को, माँ महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों को, कितनी अच्छी सुंदर बेटी दिखे, देखो तो तुम्हारी गर्दन कितनी करिया हो गई। घर के अंदर थे, माँ जब भी लाड़ करती थी तो हमारे जमाने में निरमा साबुन, निरमा आता था, निरमा पीला पीला होता है ना, बेसन में मिला करके निरमा पाउडर आता था। मम्मी को लाड़ आए और दादी को लाड़ आए तो उनने अपना कपड़ा उठाया नहाने धोने का, वो में निरमा लपेटो, हमारी गर्दन में मसक गई। हमने कही यार हम इतना नहा तो लेते हैं, तुम काहे हमें नहलाने में लगी हो। फिर बाद में समझ में आया कि नहलाने के बहाने माँ बच्चे को छू करके लाड़ करती है, आओ हमारा मोड़ा है, हम तुम्हें साफ कर दें अच्छे से। तो जब वो बच्चे का बलिष्ठ शरीर छू रही होती है तो उसके बाद की प्रसन्नता होती है कि जिस बीज को मैंने पैदा किया था ये फल बन करके बच्चा मजबूत तंदुरुस्त बनता है। फिर माँ को इस बात का विश्वास होता है 2 पुत्र मिल जाएं, जवान अच्छे हट्टे कट्टे मस्त,
तो माँ कहती है, बेटा गैया को अपने सींग भारी नहीं होए, हमें अपने मोड़ा भारी नहीं है, हम अपने मोड़ा के साथ कहीं भी रह लेंगे। ये प्रेम की भाषा लिखी जाती है, लेकिन काश आपके घर में भी लिखी जाती। आपके घर के अंदर तो बॉडी वॉश आ गया, अब बॉडी वॉश में निरमा का मजा कहाँ है। निरमा पाउडर रगड़ते थे, दादी उठाया अपना धोने वाला साया का एक टुकड़ा, वहीं से पकड़ा। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि तुम्हें लाड़े नहीं मिला बचपन से कभी घर में? मिला ना? अच्छा रगड़ दिया, अच्छा घिस दिया, घिस करके फिर हम जा करके मम्मी से बोले, दादी कितना घिस दिया, हमको पीठ दर्द हो रही। बेटा दादी है ना, दादी बुरा नहीं मानते। इस तरीके के लाड़ में बड़े हुए लोग और बायर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हुए लोग, अपना देख लेना, हम जा रहे हैं, टिफिन लगा है खा लियो। भगवान किस्मत की फूटी, तुम्हारे घर में इतना पैसा है लेकिन तुम्हारे घर में गरम रोटी नहीं मिले। हमारा घर अच्छो है, दुनिया भर की माँ बहनें आती हैं, प्यार से बोलती है, महाराज आम पाक खा लो, किस्मत का टाइम है, अभी अच्छा चल रहा है। हम कहते हैं, हम एक ही चीज सोचते हैं, बोले हमें माल मिल रहा है, तुम्हारे पति को कछु ना मिले। तुम्हारे पति को आलू की सब्जी, हमारे लाने शाही पनीर। किस्मत किस्मत की बात है, अपना अपना गेम है, देने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता कि सबको मिल जाएगा। ये सब किस्मत की बातें हैं। विचारों के एक से, आचारों के सामने से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। अगर आपके घर में भी विकार है, राम भरत और कैकेयी जैसा जीवन हो गया है, ऑटो इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, आपको बार बार माइग्रेन हो रहा है, तो निश्चित ये घटना घट रही है कि घर का कोई व्यक्ति या तो आपको अपमानित कर रहा है, या आप घर के किसी व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई कर रही है। डिप्लोमेटिक भी होते हैं कई लोग, गिड़गिड़ के जैसा रंग बदलते हैं। कैसा? सामने मिली है दीदी, बड़ी 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 दीदी, देख लेंगे हम बड़ी दीदी को, क्या समझती है अपने आप को, छोड़ूंगी नहीं उसको, टाइम तो आने दो। अब जैसे बाहर निकले, उन्होंने चिल्लाया, क्यों रंजना? हाँ जी बड़ी दीदी, बड़ी दीदी आई, बड़ी दीदी आ गए। फिर अंदर से, छोड़ूंगी नहीं, जिस दिन मेरा वक्त आएगा, आने तो दो। ये जो डिप्लोमेटिक लाइफ होती है, ये ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये सारी चीजें लॉजिकली हैं। जो डिप्लोमेटिक लाइफ जीते हैं उनको कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। जिनको अपमान होता है उनको बोन की टीबी बहुत ज्यादा, बैठ नहीं पाता है जो अपने घर के अंदर, उसको बोन की टीबी की प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनको घर के अंदर घबराहट होती है किसी एक दूसरे का चेहरा देख करके, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इन सब की चीज़ों के लिए कभी पड़ोसी जवाबदार नहीं रहा। दुनिया की सबसे घातक बीमारियां घर के खराब माहौल से पैदा हुई। ऐसा ही माहौल कैकेयी के लिए बनने लगा था। आगे क्या होता है इसके लिए अपन पुनः संवाद करेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की